हेलो दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी से आप सभी का तहे दिल से करता हूं स्वागत। आज है 18 अक्टूबर 2023। आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। आज की पहली न्यूज़ है इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट से। तो क्या है पहली न्यूज़, आइए ध्यान से पढ़ते हैं। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल बने हैं मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर बने हैं जिनका नाम है सिद्धार्थ मृदुल। तो कानून एवं न्याय मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कर दी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जुलाई में जस्टिस मृदुल की मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश पहले ही की हुई है और फाइनली जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। अब ये कॉलेजियम, यहाँ पर एक नाम आ रहा है, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। तो आइए अगली स्लाइड में चलते हैं और जानते हैं कॉलेजियम के बारे में कि आखिर कॉलेजियम क्या होता है। तो कॉलेजियम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की एक प्रकार की व्यवस्था है। ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने खुद तय की है। इसके अनुसार क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों के ट्रांसफ़र पर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 अन्य सबसे सीनियर जजों का समूह इसमें फैसला लेता है। इसी तरह हाई कोर्ट में भी जजों की नियुक्ति की सिफारिश उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सबसे सीनियर जजों का समूह करता है और इन सिफारिशों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सबसे सीनियर जज करते हैं। तो क्या आप समझ गए कॉलेजियम क्या होता है? अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए तो वीडियो को बैक करके एक बार फिर देखें, और अगर फिर भी ना समझ पाएँ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, जहाँ पर आप जुड़ जाइए। उस टेलीग्राम लिंक में मैं डेली करंट अफेयर की PDF भी देता हूँ। वीडियो ख़त्म होने के लगभग 1 घंटे के अंदर मैं PDF दे देता हूँ। तो जाइए और उस PDF को उठा करके उससे एक न्यूज़ को बड़े ही डिटेल में जाकर पढ़ लें, क्योंकि आप जानते हैं आज के एग्ज़ाम में जो डिटेल करंट अफेयर पढ़ के जाता है वही क्वेश्चन करके आता है। ठीक है, तो आप कॉलेजियम समझ गए। कॉलेजियम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की एक व्यवस्था है और सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों के जो ट्रांसफ़र होता है ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 अन्य सीनियर जज मिलकर करते हैं, जबकि हाई कोर्ट में 2 सबसे सीनियर जज और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के मिलकर करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये होता है कॉलेजियम सिस्टम। और इसके बाद अगला पॉइंट भी पढ़ लीजिए। कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार राष्ट्रपति के पास भेजती है। इन सिफारिशों को मानना राष्ट्रपति और सरकार के लिए अनिवार्य होता है। अगर सरकार चाहे तो कॉलेजियम में एक बार अनुरोध कर सकती है कि वह अपनी सिफारिश पर पुनर्विचार करें, लेकिन कॉलेजियम ने वही सिफारिश फिर से भेज दी तो सरकार के लिए उसे मंजूर करना आवश्यक हो जाता है। उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की सबसे खास चीज़ की तरफ, और जो है ओल्ड करंट अफेयर का रिवीजन। तो आज मैंने इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट लिए हैं और जैसा कि आप देखते हैं कि मैं रोज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक कवर कराता हूं और 2023 के अंदर उस टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट होता है मैं सब कुछ कवर कराता हूं। तो उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ते हैं नई नियुक्तियां 2023, यानी 2023 में कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके अध्यक्ष बने जिनका नाम है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। फिर है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड, जिसके बने संजय कुमार अग्रवाल। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है ना, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी जिनका नाम है परमिंदर चोपड़ा। उसके बाद तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने जिनका नाम है न्यायमूर्ति आलोक आराधे। उसके बाद रेलवे सुरक्षा बोर्ड यानी RPF के महानिदेशक बने जिनका नाम है मनोज यादव। फिर भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने जिनका नाम है राकेश पाल। फिर पुरुष क्रिकेट खेल चयन समिति के नए अध्यक्ष बने जिनका नाम है अजीत अगरकर। सारे पॉइंट आपने अच्छे से लर्न कर लिए ना, कॉपी पेन ले लिया करो और चीज़ों को नोट करते जाया करो। PDF के सहारे मत रहा करो। PDF में हालांकि मैंने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन PDF से पढ़ाई नहीं हो पाती है पूरी, है ना। तो कॉपी पेन लेकर बैठा करो, तुरंत ही चीज़ों को नोट करते जाया करो। चलिए बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट पढ़ते हैं। जैसे कि अगला अपॉइंटमेंट हम लोग पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष बने थे के राजा रमन। फिर है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक, जिसके बने लेफ्टिनेंट जनरल M उन्नी कृष्णन नायर।
फिर भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक बने सतपाल भानु। उसके बाद है UIDAI यानी आधार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसके CEO बने अमित अग्रवाल। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, और अगली स्लाइड में हम लोग पढ़े रा यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके नए चीफ बने जिनका नाम है रवि सिन्हा। फिर है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोग्राफिकल सर्वेक्षण ऑफ इंडिया, ठीक है, जियोग्राफिकल सर्वेक्षण ऑफ इंडिया, जिसके बने जनार्दन प्रसाद। इसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने अमरेंदु प्रकाश। इनका नाम क्या है? अमरेंदु प्रकाश। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है गाइस। बढ़ते फिलहाल अगले पॉइंट की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023, जो कि 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हर साल 17 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, और इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है गाइस। गरीबी उन्मूलन के लिए अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 के लिए थीम क्या रही है, तो ये देख लीजिए, सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना, ये इसकी थीम रही है। थीम भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन थीम से और डे दोनों से बनते हैं, ठीक है गाइस। अब गरीबी उन्मूलन दिवस से न्यूज़ है, तो कुछ बात कर लेते हैं कि गरीबी उन्मूलन यानी भारत में गरीबी कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आइए देख लीजिए, 2011 में राष्ट्रीय गरीबी रेखा के अनुसार भारत में लगभग 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। वर्तमान में गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 1059.42 रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 1286 रुपये प्रतिमाह है, ठीक है। अच्छा, भारत में गरीबी का आकलन करता कौन है? तो नीति आयोग के टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा इसकी गणना करी जाती है, ठीक है गाइस। आपको पॉइंट सारे क्लियर हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। जैसा कि मैं आपसे कहता हूं, मैं अब फिर से रिवीजन कराने वाला हूं। जैसा कि उस दिन आप लोगों ने देखा था, मैंने जनवरी के इंपॉर्टेंट डे कवर कराए थे, तो आज मैं आधा फरवरी कवर कराऊंगा, और फरवरी ही नहीं कवर कराऊंगा, उसके साथ ही साथ फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज की थीम से भी कवर कराऊंगा। चलिए ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल की वर्षगांठ हुई, जिसकी 47वें नंबर की वर्षगांठ 2023 में हुई। फिर 1 फरवरी को ही वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक 1 से 7 फरवरी को मनाया गया। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे रिस्टोरेशन डे मनाया गया। उसके बाद 4 फरवरी को श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को ही वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया, जिसकी थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लोज द केयर गैप, यूनाइटिंग आवर वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शंस। 4 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। फिर है 6 फरवरी को महिला जननांग विकृतिपूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जिसकी थीम काफ़ी बड़ी है, लेकिन आपको याद करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप विद मेन एंड बॉयज़ टू ट्रांसफॉर्म सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स टू एंड FGM 2023। 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस यानी सेफ इंटरनेट डे मनाते हैं, और 7 फरवरी को ही नहीं मनाते हैं, फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाते हैं, जिसकी थीम इस बार रही है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, ठीक है। फिर 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाते हैं। 10 फरवरी को ही विश्व दाल दिवस यानी पल्सेस डे मनाते हैं, जिसकी थीम रही है पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। उसके बाद 11 फरवरी को विश्व बीमार दिवस मनाते हैं यानी वर्ल्ड डे ऑफ द सिक, जिसकी थीम रही है टेक केयर ऑफ हिम कंपैशन एज सिनोडल एक्सरसाइज ऑफ हीलिंग 2023। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, जिसकी थीम रही है इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस, सस्टेन। बस इतना ही याद रखिए, पूरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाते हैं हकीम अजमल खान को याद करते हुए, जिसकी थीम रही यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। फिर 11 फरवरी को एंटी स्मगलिंग डे मनाते हैं। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाते हैं। 12 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय डार्विन डे मनाते हैं। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह यानी 12 से 18 फरवरी तक इसे मनाया जाता है, जिसकी थीम रही है प्रोडक्टिविटी, ग्रीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, सेलिब्रेटिंग इंडिया G20।
अब ऐसा क्यों नाम है, क्योंकि आपको पता है G20 की अध्यक्षता भारत ने इस साल करी है, ठीक है। फिर है 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाते हैं, जिसकी थीम रही है रेडियो एंड पीस। उसके बाद 13 फरवरी को ही मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू की जयंती के रूप में। 13 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाते हैं। हर साल नहीं मनाते हैं, फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाते हैं, याद रखिएगा। और 2023 में स्टिग्मा इसकी थीम रही है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाते हैं और 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाते हैं। कैसी लग रही है आपको क्लास? मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर ये लग रहा है कि मैं आपको उतनी मेहनत 20 मिनट में कर रहा हूँ जितनी कि YouTube पर बहुत सारे टीचर्स 2 घंटे में पढ़ाते हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, पूरे वीडियो को देखा करें, तभी तो आप कंटेंट को समझ पाएंगे कि कितना सारा कंटेंट इस क्लास में आपको दिया जाता है। बढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है प्रधानमंत्री मोदी का रिलीज हुआ है नया गरबा सॉन्ग, जिसका नाम है माडी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने माडी नाम के एक नए गरबा सॉन्ग को जारी किया है। इस गाने को नवरात्रि के शुभ अवसर पर बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे खुद ही लिखा है, ठीक है गाइस। इस गाने को आवाज़ किसने दी है? तो दिव्य कुमार ने आवाज़ दी है और मीत ब्रदर्स ने इस गाने को कंपोज किया है, जबकि ये गाना गुजराती भाषा में है, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। आज की अगली न्यूज़ क्या है, चलिए ध्यान से देखते हैं। अगली न्यूज़ है एक इम्पॉर्टेंट ऑबिचुरी से, यानी निधन से। तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिनका नाम है MS गिल, इनका निधन हो गया है। तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और कांग्रेस के नेता रहे मनोहर सिंह गिल का निधन हो गया है। इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर मनोहर सिंह गिल के निधन पर शोक भी जताया और CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो वर्तमान में है राजीव कुमार और आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल ने गिल के निधन को आयोग के लिए एक क्षति बताई है। यानी कि ये समझ सकते हैं कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिनका नाम है MS गिल, इनका निधन हो गया है, इनका नाम याद रखिए। इसके अलावा ये याद रखिए वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन है, तो इनका नाम है राजीव कुमार और उप आयुक्त कौन है, तो अनूप चंद्रा और अरुण गोयल। उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आइए कुछ और बातें जान लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उनका कार्य कितना रहा था, इसको जान लेते हैं। इन्होंने 1996 से लेकर के 2001 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया है और इसके अलावा उन्होंने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री के पद को भी संभाला है। 2004 में राज्यसभा के लिए वो चुने गए थे पंजाब कैडर से। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा उनकी एक पुस्तक भी बहुत ही फेमस है जिसका नाम है एन इंडियन सक्सेस स्टोरी एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव नामक पुस्तक, ठीक है गाइस। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ क्या है? RBL और यूनियन बैंक, दो प्रकार की बैंकें हैं जिन पर जुर्माना लगाया गया है। यूनियन बैंक पर RBI ने जुर्माना लगाया है और RBL बैंक पर भी RBI ने जुर्माना लगाया है, ठीक है। अच्छा, RBI जुर्माना लगाती क्यों है? देखिए आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जब भी कोई बैंक, एक लिमिट बना दी जाती है RBI द्वारा कि एक बैंक कितना रुपए खर्चा कर सकती है लोन के रूप में और डिपॉजिट के रूप में और सारी फैसिलिटीज़ के रूप में। अगर उस लिमिट को तोड़ती है कोई भी बैंक, तो ये अधिकार होता है RBI के पास कि RBI उस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर सकती है या फिर उस पर जुर्माना लगा सकती है। अगर धोखाधड़ी छोटे लेवल की होगी, यानी बात को छोटे लेवल पर नहीं माना होगा एक बैंक ने, तो RBI उस पर जुर्माना लगाती है। और अगर बात को बहुत बड़े लेवल पर नहीं माना गया होगा बैंक के द्वारा, तो RBI उसका लाइसेंस ही कैंसिल कर देती है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। तो उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, यूनियन बैंक के साथ साथ RBI ने RBL बैंक पर भी जुर्माना लगा दिया है। RBI ने RBL बैंक पर 8.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने बजाज फाइनेंस पर ये जुर्माना NBFC में धोखाधड़ी की निगरानी के निर्देशों का पालन न करने पर लगाया है। RBL बैंक ने 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019 और 31 मार्च को समाप्त होने वाले 3 वित्तीय वर्षों के समापन के 1 महीने के भीतर अपने प्रमुख शेयर धारकों में से एक से फॉर्म B में सालाना घोषणा हासिल करने में विफल रहा है, जिस कारण से RBI ने ये रोक लगा दी है, यानी ये जुर्माना लगा दिया है। बात करें RBI की,
जिसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में स्थापना होती है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, और उसके बाद ये 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत। इसके अलावा बात करें आरबीआई जब बनी थी तो 5 करोड़ इसकी इनिशियल कैपिटल थी। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और इसके अंदर 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं। अभी अभी एक नए डिप्टी गवर्नर बने थे जिनका नाम था शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। अभी अभी एक नए डिप्टी गवर्नर बने थे जिनका नाम था स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है गाइस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपसे एक क्वेश्चन रहेगा मेरा, आरबीआई के अंदर पहले ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे भारत के जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आया है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को आपके बीच रखा है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में ज़रूर दें। हम बढ़ेंगे आज के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है क्विक रिवीजन। जल्दी जल्दी से रिवीजन करेंगे एक एक पॉइंट का। तो देख लीजिए गाइस, आज हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। उसके बाद हम लोगों ने कोलेजियम सिस्टम के बारे में जाना कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की एक व्यवस्था है कोलेजियम सिस्टम, जिसके तहत ही ये लोग नियुक्त करे जाते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी नई नियुक्तियां पढ़ी, जैसे एनजीटी के अध्यक्ष के बारे में पढ़ा, सीबीआईसी के अध्यक्ष के बारे में पढ़ा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, तेलंगाना हाई कोर्ट, आरपीएफ के महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक। ये सारे पॉइंट आपके बीच मैंने लिखे हैं, तो उम्मीद है आपने ये अच्छे से पढ़ लिए होंगे, लर्न भी कर लिए होंगे, कॉपी भी कर लिए होंगे। सारे पॉइंट्स को लर्न कर लीजिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट डे पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, जो कि 17 अक्टूबर को मनाया गया, जिसकी थीम रही सभ्यकार और सामाजिक सुरक्षा। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को जाना, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने 2011 में भारत में कितनी गरीबी थी इसको जाना, और उसके बाद मैंने फरवरी के सारे आधे महीने के इम्पॉर्टेंट डेज को डिस्कस किया और इसकी थीम भी डिस्कस करी, और बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को डिस्कस करा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर भी हो गया होगा। देन आफ्टर मैंने आपके बीच में अगली न्यूज़ रखी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का लिखा हुआ एक गाना रिलीज हुआ है, जो कि गरबा सॉन्ग है, जिसका नाम है माडी, जिसको आवाज़ दी है दिव्य कुमार ने और मीत ब्रदर्स ने इस गाने को कंपोज किया है, और ये गाना गुजराती लैंग्वेज में है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एम एस गिल का निधन हो गया है, जिस मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और उप चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल ने निधन का शोक मनाया है। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उनके कार्य क्या रहे। 1996 से लेकर के 2001 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में रहे, और इसके अलावा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री का पद भी संभाला। 2004 में राज्यसभा के लिए भी चुने गए। फिर हम लोगों ने पढ़ा आरबीआई ने आरबीएल बैंक और यूनियन बैंक, इन दोनों बैंकों पर एक तगड़ा जुर्माना लगा दिया। तो ओवरऑल ये थी आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट कॉलम में जाकर ज़रूर बताया करें। और हाँ, आज मैंने स्टैटिक जीके के क्वेश्चन नहीं रखे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आपने 2 दिनों में जितने भी जीके के क्वेश्चन लर्न किए हैं, वो सारे क्वेश्चन जो आपको याद रह गए हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आप लिखिए, जो क्वेश्चन आपको याद रह गए ना, वो जाकर के कमेंट कॉलम में लिखिए। मेरी आपसे बहुत बड़ी शिकायत है, आप जितने भी लोग लाइव आकर के भी देखते हो, वो सारे लोग भी कमेंट कॉलम में जाकर अपने होमवर्क को कंप्लीट नहीं करते हो। होमवर्क को कंप्लीट जरूर किया करो। मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछता हूँ, उन क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं, इसीलिए मैं वो सारे क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ। और फिर आप कहीं सर्च भी नहीं करते हैं। मैं आपको कितनी बार बताता हूँ कि चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करेंगे, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा आपके लिए क्लियर होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सर्च किया करें। और हाँ, क्लास के बाद पीडीएफ को लेकर के पीडीएफ से भी पढ़ा करें। और हाँ, क्लास तो पहले कंप्लीट ही किया करें। कुछ लोग ये करते हैं कि क्लास में आए और 5 से 10 सेकंड देखा, उसके बाद बंद कर दिया। आप एक बार इंटरेस्ट तो जगाइए, इंटरेस्ट जगाएंगे तभी तो आपको क्लास का मतलब समझ में आएगा। ठीक है। और करंट अफेयर तो आजकल हमारे एग्ज़ाम के लिए कितनी ज़्यादा उपयोगी हो चुकी है। तो जाओ, टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें जा कर के आज की पीडीएफ उठाओ, पहले क्लास को 1-2 बार यूट्यूब पर देखो, उसके बाद पीडीएफ में जा कर के पढ़ो, आपको सारी न्यूज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छी क्लासेस के अलग से लिंक भी मैंने दे रखे हैं, जैसे 1000 क्वेश्चन की सीरीज़, शून्य से शिखर तक सीरीज़, उन क्लासेस को भी आप देख लिया करो। सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपके लिए बहुत उपयोगी है।
ठीक है गाइस, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।